अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये लिखा हुआ है वेक्टर इज़ अ लिस्ट। वेक्टर एक लिस्ट होती है। तो लिस्ट क्या होती है, फ़र्ज़ किया हमें लिखी है 1 2 3, तो ये एक लिस्ट है, तो ये मतलब कि एक वेक्टर है। एंड अ मैट्रिक्स इज़ अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब ये देखिए, ये एक लिस्ट है, ए बी सी ये दूसरी लिस्ट है, और मैं क्या फ़र्ज़ किया कि सी डी ई ये तीसरी लिस्ट है। तो ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, तो ये तीन वेक्टर्स हैं। अब इन लिस्ट की अगर मैं एक लिस्ट ले लूँ, यानी कि 1 2 3 ए बी सी और सी डी ई अगर मैं लिख लिया, इसकी अगर एक लिस्ट ले लूँ ना, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और उस मैट्रिक्स पहली रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी और तीसरी रो ये होगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि एक लिस्ट है, एक वेक्टर होती है, और लिस्ट की बात करें ना, वो मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं ऐड द वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर एंड दिस, एंड फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज वेक्टर्स। सबसे पहले इस वेक्टर की बात करें तो ये एक लिस्ट आ जाएगी, क्या 2 3 4 ये लिस्ट आ जाएगी। इसको वी का नाम दे दे, कितना 1 - 2 5। ठीक है, ये लिस्ट आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट के लिए आप देखेंगे डॉट, और इसके आर्गूमेंट में आ जाएगा यू और वी। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिख दे क्रॉस, और इसके आर्गूमेंट में आ जाएगा यू और वी। तो ये आपके पीछे जवाब आ जाएंगे। ये प्लस सम है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, लिखा हुआ है नेक्स्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, यानी कि अगर हम वेक्टर की डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहें। डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, देखें डेल ऑपरेटर डॉट यहाँ पे आ जाता होता था वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती थी। तो डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है ना, तो कैसे आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी के। ये डेल की जगह आ जाता था, एफ़ की जगह आ जाता था F1 आई प्लस F2 जे और प्लस F3 के। तो ये पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा दूसरे से, प्लस तीसरा तीसरे से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये चीज़ बन जाएगी। हाँ, डाइवर्जेंस बन जाएगी। ठीक है, फिर वो डाइवर्जेंस बन जाती है। तो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो इसके लिए डिव का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। ठीक है, डिव की कमांड यूज़ होगी विद दिस एज इट्स सेकंड आर्गूमेंट। आपने क्या लिखना है, डिव लिखना है। डिव लिख के यहाँ पे आपने वो फंक्शन लिख देना करना है। क्या लिख देना है, वो फंक्शन लिख दिया करना है कि जिसकी आप फाइंड करना चाहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, और वो फंक्शन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और वो फंक्शन चाहें तो ऊपर डिफाइन करके यहाँ पे f(x, y, z) भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर सेकंड आर्गूमेंट इसका होगा ना, यानी कि इसका जो सेकंड आर्गूमेंट होगा वहाँ पे आएगा x, y, z। एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से समझ आएगी। ठीक है, जैसे ये देखें, ये फंक्शन है ना, क्या है, ये फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, देखें, आप पहले ना देखें कि ये जो फंक्शन है ना, इसको पहले आप वेक्टर में लिख लेना, वेक्टर फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये बन जाएगा माइनस जी बाई प्लस एक्स वाई स्केयर आई वाला है, तो ये कोमा आ गया माइनस जी वाई, और ये साथ को कोमा आ जाएगा और प्लस एक्स वाई जी। ठीक है, अब इस तरह नहीं लिखना, क्या लिखना है, इस तरह के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, वाई का स्केयर है तो इस तरह, और माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, कोमा भी आएगा ना, वाई, और कोमा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई, और वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा के जी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसकी हमने डाइवर्जेंस लेनी है, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस, और यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब अच्छा, ये इसके अलावा कहते हैं कि वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ से यूज़ करेंगे, जो मैथमेटिका में साइड पे पैलेट बना होता है ना, तो वहाँ पे ये डेल का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके नीचे फिर आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखें उन्होंने क्या किया हुआ। ठीक है, मैथमेटिका में साइड पे जो चीज़ बनी होगी ना, वहाँ से आप ये डेल यूज़ कर सकते हैं, और इसके नीचे एक्स वाई जी और डॉट लिख के इसके अंदर ये वाली चीज़।
ये था डाइवर्जेंस की बात। कर्ल फाइंड करनी हो ना, कर्ल जो है ना, इसमें क्या होता है, ये होता है डेल क्रॉस फंक्शन, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है कर्ल। और कर्ल किसके इक्वल होता था, ये इसके इक्वल होता था आई जे के, कर्ली और कर्ली एक्स, कर्ली और कर्ली वाई, और कर्ली और कर्ली जी, और यहाँ पे आ जाता था F1 F2 F3, और इसका आंसर भी एक वेक्टर आता होता है, ठीक है, इसका आंसर एक वेक्टर आता होता है। तो ये देखें कर्ल का आंसर क्या आता है, कि वेक्टर आता होता है। तो कर्ल कैसे फाइंड करनी है, कर्ल कैसे फाइंड करनी है, दोबारा वही बात कि कर्ल लिखें, यहाँ पे वो फंक्शन लिख दें, और कोमा सेकंड आर्गुमेंट आपने क्या लिखना है, सेकंड आर्गुमेंट आपने यही लिखना है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा ना, वो एक वेक्टर आया करेगा। तो वेक्टर मतलब है कि वो भी सेट की फॉर्म में इस तरह लिखा होगा। अगर आप कर्ल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यानी कि कमांड नहीं यूज़ करना चाहते तो मैथमेटिकल पायलट से आप ये डेल एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। और उसका सेकंड आर्गुमेंट भी ये होगा। देखें क्या आ जाएगा, देखें क्या कि कर्ल फाइंड करनी है किसकी, हमने इस फंक्शन की, ठीक है, इस यानी कि ये फंक्शन लिख दिया आपने, कर्ल फाइंड करो इस वेक्टर वाले की, ठीक है, वेक्टर की, वेक्टर है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट क्या है, ये वाला, ठीक है, कर्ल हो गए। अब आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कर्ल हम फाइंड करेंगे एक्स वाई जी, और ये मल्टीप्लाई बाय 7, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट था क्योंकि डेल क्रॉस होता है एफ, और ये डेल वो डॉट होता है, ये क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये डेल क्रॉस एफ लिख देंगे तो ये हमारे पास कर्ल आ जाएगी, और एक वेक्टर में आंसर आया, देखें। अब ये लिखा हुआ है, कहते हैं गिवन अ बेसिस, एक बेसिस जो है ये दी गई है R3 में, फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस टू R3। एक बेसिस दी गई है, हमने इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करनी है R3 में रहते हुए, यानी कि ऐसी बेसिस फाइंड करनी है जो इससे ऑर्थोनॉर्मल हो। तो इसके लिए ऑर्थोगोनलाइज जो है ना वो कमांड है, वो आपने लिख के, ये देखिए आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ऑर्थोगोनलाइज, ये लगा दिया आपने, और फिर इसके बाद ये सारा जो वेक्टर जो है ना, ठीक है, तो आपने ये लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, ये वाली चीज़ लिख दी। अब दोबारा एक ब्रैकेट लगाएंगे आप, ठीक है, और ये वाली लिख दी, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, कहते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेस एंड दिस, आपने इस और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मैट्रिक्स की बात हो गई। सबसे पहले देखें, ये एक चीज़ बन जाएगी, इसको कह देंगे 1 2 3, ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई, कोमा ये लिस्ट बन जाएगी 2 4 4 2 4 4। तो ये इस मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया, ये लिस्ट की लिस्ट है, यानी कि ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब ये 0 3 1, तो 0 3 1 कोमा 4 0 1 4 0 1 कोमा 3 2 5 3 2 5, और ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई जिसको हमने बी का नाम दे दिया। अब क्या करना है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो आप लिख दें ए डॉट बी, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और आप फिर क्या लिखें, आप इसके आगे लिख दें ए डॉट बी के आगे क्या लिख दें, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म इकट्ठा आएगा। ये दो इस तरह स्लैश लगा के ना मैट्रिक्स फॉर्म, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म ए डॉट बी, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, और यहाँ पे जो साथ में वो बना होता है ना पैलेट, आप वहाँ से भी मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ना आर यूज टू इनक्लोज द एंट्रीज, यानी कि एंट्रीज को क्लोज करने के लिए यूज़ होगी। ये प्लस करेंगे तो एक न्यू कॉलम आ जाया करेगा, कंट्रोल एंटर करेंगे तो एक न्यू रो आ जाया करेगी, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स लिखी हुई हैं। अब लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ट्रेस ऑफ दिस, यानी कि हमने इसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है A2 मैट्रिक्स है, क्या लिखना है, A2 मैट्रिक्स है, और वो कैसे डिफाइन करेंगे आपने, मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो आ जाएगा 1 2 2
ये वाली चीज़, और 1 2 -1 और 1 2 -1 और -1 1 और 4 आ जाएगा, ये A2 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे साइड से लिखा गया है, ठीक है। मैथमेटिक मैंने आपको बताया ना, मैथमेटिका में राइट पे एक पैलेट भी होता है, तो ये पैलेट सब्ट्रैक्ट लिखा गया। तो ये A2 की कीमत आगे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे A2 का मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लें, या आप इसको ऐसे लिख लें कि मैट्रिक्स फॉर्म हमें चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म हमें चाहिए A2 की, ठीक है। और इनके एंड पे सेमीकोलन लगा लिया करें। अब ये देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने कहना है कि डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, क्या डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की कमांड क्या है, DET। डिटर्मिनेंट चाहिए हमें किसका, A2 का, तो ये A2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर TR ट्रेस चाहिए हमें A2 का, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 9 और इसका ट्रेस आ जाएगा 7। ट्रेस किसे कहते हैं बच्चों, MCQs भी आ सकता है, ट्रेस कहते होते हैं ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको ऐड करें तो ट्रेस बन जाता है। तो देखिए 4 2 6 और 6 1 7, तो ये ट्रेस 7 आया हुआ। अच्छा, अब लिखा हुआ है फाइंड द इन्वर्स, तो पहले आपने A2 जो है ना, जिस तरह मैंने लिखवाया है A2 ऐसे ही लिखना है। फिर इन्वर्स के लिए ना फ़र्ज़ किया, मैं कहूँगा इसका इन्वर्स चाहिए हो हमें, ठीक है, इन्वर्स चाहिए, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए हमें, मैट्रिक्स फॉर्म में रिज़ल्ट चाहिए, और हमें इन्वर्स निकाल दो किसका, इन्वर्स निकाल दो किसका, A2 वाले का, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इन्वर्स चाहिए हमें A2 का, और आंसर आए मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, ये वाला चीज़। तो ये कमांड्स आपने याद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट कहते हैं कन्वर्ट इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में फाइंड करना है, और यानी कि लिखना है, और इसका रैंक। तो आपने पहले मैट्रिक्स कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, A3 इज इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे पहली रो आ जाएगी 1 2, यहाँ पे फिर दूसरी रो आ जाएगी, और यहाँ पे तीसरी रो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख दीजिएगा क्या, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ A3, यानी कि A3 लिख के ऐसे लिख दीजिएगा मैट्रिक्स फॉर्म, या यहाँ पे लिख दें मैट्रिक्स फॉर्म A3। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये मैट्रिक्स, ये वाली चीज़ बन गई आपके पास, मैट्रिक्स आ गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड करना है एचेलॉन फॉर्म में। तो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कमांड होती है रो रिड्यूस A3, ठीक है, रो रिड्यूस A3। तो रो रिड्यूस A3 आप लिख देंगे, और हमें मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म लिख दें। अपनी मर्ज़ी होती है, मैट्रिक्स फॉर्म पहले लिख लें इस तरह, या फिर ये इस तरह लिख लें। अगर तो यहाँ पे लिखना है तो फिर यहाँ पे लिख दें मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक हो गया। और अगर हम इसका रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो रैंक के लिए कमांड क्या होती है, मैट्रिक्स रैंक। तो मैट्रिक्स रैंक, ठीक है, तो ये आ जाएगी। अब कहते हैं फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स आपने डिफाइन करवाना है कैसे, A4 इज इक्वल टू, वो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे पहली रो आ जाएगी 1, यानी कि 1 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमें चाहिए, तो आपने लिख देना है मैट्रिक्स फॉर्म A4, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि पेपर आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा कमांड्स जो है ना वो यूज़ करनी है आपने। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब आइगन वैल्यूज़ A4 लिख दें, तो आइगन का I बड़ा है, वैल्यूज़ का V छोटा ही आ रखिएगा आप, ठीक है। बाकी जहाँ पे दो चीज़ें आ रही थी ना, पहले दोनों के बड़े होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, I बड़ा होगा V छोटा होगा। आइगन वैल्यू A4 लिखेंगे तो A4 की आइगन वैल्यू आ जाएगी, और आइगन वेक्टर A4 लिखेंगे तो ये आइगन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू आ गई और ये आइगन वेक्टर आ गया। अब अगर तो लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, यानी कि ये दोनों कंबाइन करें ना तो आइगन सिस्टम बन जाता है। ये आइगन वैल्यू होती है, ये आइगन सिस्टम होता है, दोनों को कंबाइन करें आइगन सिस्टम बन जाता है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर दोनों को कंबाइन करें ना तो वो हमारे पास आइगन सिस्टम बन जाता है। तो अगर हम आइगन सिस्टम फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखें, ये क्या आ गई, ये आइगन वैल्यू आ गई और ये आइगन वेक्टर आ गया।
तो ये दोनों कंबाइन होकर आइगन सिस्टम बन गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, कहते हैं सोल्व द इक्वेशंस, आपने इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करने में 3 इक्वेशंस हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, पहला इसके इक्वल, दूसरा इसके, तीसरा इसके इक्वल, तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले ना इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे देना है हमने। तो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, करके दिखाता हूँ। ये आ जाएगा 2 0 1, ये आ जाएगा 2 4 -1 और ये आ जाएगा 1 -8 -3। और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, बी आपने क्या लिख देना है, बी आपने लिख देना है 1 -2 और 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, हाँ बस ये इतना लिख दे। अब आप लिख दें लीनियर सोल्व, और हाँ लीनियर सोल्व, और ये इकट्ठा ही आएगा लीनियर सोल्व, और आ जाएगा A5 को हमने सोल्व करना है विद बी के साथ। अब आपने मैथमेटिका इंस्टॉल करके देखना है कि ये क्या, ये कमांड दोनों इस तरह यूज़ करने पे ये आंसर आता है कि नहीं, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, आ जाएगा। और अगर फ़र्ज़ किया नहीं आता तो फिर यहाँ पे आपने ये भी यूज़ कर देना है कि मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फिर ये भी यूज़ कर लीजिएगा मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली चीज़ लिख दें, मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखें। और इसके एंड पे सेमीकोलन भी, कि इसकी आउटपुट ना नज़र आए। लीनियर सोल्व करना है हमने, यानी कि वो खुद ब खुद इसको सोल्व कर देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन विजुअलाइजेशन होगा, इसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछेगा, जिसमें हमने वेक्टर्स और मैट्रिक्सेस को डिस्कस किया। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।